हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विकास के अंदर एक नए प्रकरण पर आए हैं और वो है नैतिक विकास। नैतिक विकास की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं करने वाला हूं। नैतिक विकास की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो नैतिक विकास में सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नैतिक विकास का अभिप्राय क्या है, नैतिक विकास का मतलब क्या होता है। विद्यार्थियों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जहां हमको ये फैसला करना पड़ता है कि ये कार्य सही है या ये कार्य गलत है। जैसे किसी खिलौने की दुकान पर हम गए, एक छोटा बच्चा खिलौने की दुकान पर अपने माँ बाप के साथ जाता है और उस बच्चे के दिमाग में आता है कि यार ये छोटा सा खिलौना पड़ा है, पिताजी दिलाएंगे नहीं, लेकिन मैं अपनी जेब में डाल देता हूँ। या फिर बच्चा माँ बाप के साथ किसी किराने की दुकान पर गया और वहाँ पर एक चॉकलेट की डब्बी से चॉकलेट देखते देखते उसने एक चॉकलेट जेब में डाल दी। या किसी किताब वाले की दुकान पर गए, हमने बिना बताए कोई पेन जेब में डाल दिया। तो कहने का मतलब, जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं जो संगत नहीं है, इस प्रकार के कार्य करते हैं जो नीतिगत नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये कार्य गलत है, ये कार्य अनुचित है। और ऐसा कोई कार्य जो हम करते हैं और हमें लगता है कि इस कार्य में कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब वो कार्य क्या है, उचित है, वो कार्य सही है। जैसे हम ईमानदार रहते हैं, दुनिया कहती है ईमानदार होना चाहिए, मतलब ईमानदारी क्या है, नैतिक है। दुनिया कहती है चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हम चोरी करते हैं इसका मतलब क्या है, अनैतिक है। तो नैतिकता के भी अपने अपने क्या होते हैं, मायने होते हैं। और अक्सर मैं अपनी कक्षाओं में कहता हूं कि नैतिकता हर एक की अपनी होती है। एथिक इज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। नैतिकता हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुण है। मेरे लिए ईमानदारी का मापदंड कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए ईमानदारी का मापदंड कुछ और हो सकता है। मेरे लिए सत्य और झूठ के मापदंड कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए सत्य और झूठ का मापदंड कुछ और हो सकता है। कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि भाई इंच भर भी झूठ बोला तो वो झूठ है, और कोई ये मान सकता है कि झूठ ऐसा बोला जाए जिससे किसी का नुकसान नहीं, तो वो झूठ भी झूठ नहीं। कहने का मतलब नैतिकता कितनी। कोई आदमी 100% सत्य को सत्य मानता है और कोई कहता है कि यार मैं प्रायः सत्य बोलता हूं, इसका मतलब मैं सत्यवादी हूं। तो नैतिकता हर एक की क्या होती है, अपनी होती है। और नैतिकता के मायने भी हर एक के क्या होते हैं, अपने होते हैं। आपको मैं आगे जब थियरीज में ले आऊंगा और स्पेशली जब कोहलबर्ग की थियरी में ले आऊंगा तो हिंज के उदाहरण से बताऊंगा कि हिंज ने नैतिकता के किन किन मायनों को देखा। आपको जानकारी हो, जिंदगी के अंदर अगर हम उचित और अनुचित का निर्णय कर सकते हो कि भाई क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, अगर उचित अनुचित में, सही गलत में, इनमें हम अंतर कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों अंतर करने की हमारी यही क्षमता हमें नैतिकता की ओर क्या है, ले जाती है। सही गलत में, उचित अनुचित में हम जो अंतर करते हैं, उस अंतर करने की हमारी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हमारे को नैतिकता की तरफ ले जाती है। आपको ध्यान हो, जैसे उदाहरण के तौर पर छोटी सी चीज भी हमारे सामने है, हमें अच्छी लगती है, हम चोरी करें। चोरी करने को हमारा मन कहता है कि ये गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी नहीं करना नैतिकता है, चोरी करना अनैतिकता है। सत्य, जब सत्य की बात आती है और हम थोड़ा सा भी झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर एक गिल्ट का भाव आता है कि यार मैंने झूठ बोल दिया। गिल्ट का भाव आता है, दोष का भाव आता है कि मैंने झूठ बोल दिया, इसका मतलब झूठ बोलना अनैतिकता है और सत्य बोलना क्या है, नैतिकता। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने पर हमारे अंदर गिल्ट का भाव नहीं आता। ईमानदारी, अगर हम ईमानदारी दिखाते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट नहीं आता, हमारे अंदर लज्जा नहीं आती। लेकिन बेईमानी करते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट और लज्जा जैसे भाव आ जाते हैं। इसका मतलब बेईमानी का काम क्या है, अनैतिक है, क्योंकि हमारा मन कहता है कि बेईमानी गलत है,
ईमानदारी सही है। हमारा मन कहता है कि सत्य सही है, झूठ गलत है। और ये सही क्या है, गलत क्या है, ये हमने विभिन्न प्रकार के सामाजिक मापदंडों के द्वारा बचपन से लेकर और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो हमारे अंदर ये नैतिकता का डेवलपमेंट हो गया। आपको जानकारी हो, हमारे एक विद्वान, मशहूर विद्वान थे रूसो, वो ये कहते थे कि बच्चों में जन्मजात शुद्धता ही होती है, दोषपूर्ण व्यवहार तो वो वयस्कों को देखकर सीखते हैं। रूसो महोदय क्या कहते हैं? रूसो महोदय, आपको ध्यान हो, रूसो जिनको हम शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनक के रूप में जानते हैं, रूसो महोदय ये मानते हैं कि बच्चों के अंदर जन्मजात शुद्धता होती है, अर्थात बच्चे जन्म से अनैतिक नहीं है, बच्चों के अंदर जन्म से पाप नहीं है, बच्चों में जन्मजात शुद्धता है। दोषपूर्ण व्यवहार जो बच्चों में आता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, अनैतिक कार्यों को करना, बेईमानी करना, ये दोषपूर्ण व्यवहार बच्चे वयस्कों को देखकर सीखते हैं। ये बात हमारे महोदय रूसो ने भी कही। आपको जानकारी हो, रूसो महोदय ये मानते थे कि बच्चों के अंदर जन्मजात शुद्धता होती है और दोषपूर्ण व्यवहार, वो आपको जानकारी हो, दोषपूर्ण व्यवहार वयस्कों को देखकर आमतौर पर बच्चे जो है वो सीखते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं, दोषपूर्ण व्यवहार कह दो, अनैतिक व्यवहार कह दो, ये अनैतिक व्यवहार या दोषपूर्ण व्यवहार, ये वयस्कों के अनैतिक या दोषपूर्ण व्यवहार के द्वारा बच्चों के अंदर धीरे धीरे आता है। जब बच्चों के अंदर हम इमोरल बिहेवियर जो बच्चों में आता है, ये वयस्कों के करप्ट बिहेवियर के कारण आता है। वयस्कों के व्यवहार में जब दोष होते हैं तो बच्चे भी अनैतिक व्यवहार को सीखते हैं। ये बात हमारे विद्वान रूसो ने भी मानी। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं बात नैतिकता की करता हूं तो जैसा कि हमारे विद्वान रूसो ने माना कि बच्चों में जन्मजात शुद्धता होती है, लेकिन बच्चे वयस्कों के दोषपूर्ण व्यवहार के कारण अनैतिक हो जाते। मैं बताना चाह रहा हूं कि आमतौर पर जब एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो छोटा बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय तो कोई नैतिकता अनैतिकता नहीं, लेकिन शिशुअवस्था में आमतौर पर बच्चों में अनैतिकता का गुण पाया जाता है। शिशुअवस्था के अंदर एक मूलभूत विशेषता यह होती है कि बच्चों के अंदर नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन शिशुअवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है और ये बच्चे धीरे धीरे नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। और नैतिकता की तरफ कैसे बढ़ते हैं? ये नैतिकता की तरफ दूसरों के व्यवहार को देखकर भी बढ़ सकते हैं, ये नैतिकता की तरफ अनुकरण और पुनर्बलन से भी बढ़ सकते हैं, ये नैतिकता की तरफ सामाजिक अवबोध के कारण भी बढ़ सकते हैं, ये नैतिकता के कारण अपने नैतिकता की तरफ अपने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के कारण भी बढ़ सकते हैं। एक बच्चा धीरे धीरे, आपको ध्यान हो, शिशुअवस्था में नैतिकता का अभाव है, लेकिन धीरे धीरे एक बच्चा नैतिकता की तरफ बढ़ता है। वो नैतिकता की तरफ कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे वो मैं आगे अलग अलग सिद्धांतों में बताऊंगा। अपन जब स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे तो कहते हैं कि बच्चे को प्रशंसा होती है उसके व्यवहार की तो बच्चा ऐसे व्यवहार को मजबूत बना लेता है। बंडूरा का सिद्धांत पढ़ते हैं तो बंडूरा कहते हैं कि दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके। जब हम कोहलबर्ग और पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो मानसिक विकास जो हमारा होता है और धीरे धीरे हम सामाजिक समझ को डेवलप करते हैं, उसके द्वारा, संज्ञान के द्वारा हम नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग थ्योरीज भी नैतिकता के संदर्भ में आएगी। पर विद्यार्थियों, मैं नैतिकता के बारे में हमारे एक मशहूर विद्वान जैंडेन की परिभाषा भी बताना चाहूंगा। जैंडेन ने कहा कि नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते जो दिए गए व्यवहार को सही या गलत का मूल्यांकन करने में हमारी मदद करते हैं। ध्यान देना, हमारे विद्वान जैंडेन क्या कहते हैं? हमारे विद्वान जैंडेन कहते हैं कि नैतिक विकास से मेरा तात्पर्य, जरा ध्यान दे, जैंडेन ने कहा है कि नैतिक विकास से मेरा तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य, नैतिक विकास से मेरा तात्पर्य यह है कि उन प्रक्रियाओं से जिसके सहारे बच्चे सही या गलत का मूल्यांकन करने वाले में जो सहायता करे, ऐसे व्यवहारों और ऐसे नियमों को सीखे। ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है, वो प्रक्रिया जो बच्चा सीखता है। कैसी प्रक्रिया है? नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं। नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनके सहारे बच्चे
उन नियमों को सीखते हैं, बच्चे उन नियमों को सीखते हैं, उन नियमों को सीखते हैं, बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो दिए गए व्यवहार को, जो दिए गए व्यवहार को, दिए गए व्यवहार को सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। सही या गलत के रूप में, यानी एक व्यवहार को सही सिद्ध कर दे, दूसरे व्यवहार को गलत सिद्ध कर दे, सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करे, मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करे। आपको जानकारी हो, हमारे विद्वान जेंडेन ने कहा, जेंडेन ने क्या कहा? जेंडेन ने कहा नैतिक विकास से तात्पर्य मेरा उन प्रक्रियाओं से है जिनके सहारे बच्चे ऐसे नियमों को सीखे जिसके आधार पर दिए गए व्यवहार को सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने के अंदर जो है उन्हें मदद मिल सके और इन्हीं नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित कर सके। ये जो नियम बच्चे ने सीखे हैं, इन्हीं नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित कर सके, इन्हीं नियमों के आलोक में, इन्हीं नियमों के प्रकाश में बच्चा अपनी क्रियाओं का निर्देशन भी कर सके, अपनी क्रियाओं को निर्देशित भी कर सके। इसी प्रकार के डेवलपमेंट को हम नैतिक विकास कहते हैं। बच्चा अपनी क्रियाओं को निर्देशित कर सके। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आपको मैंने बताई है महोदय जेंडेन की। महोदय जेंडेन क्या कहते हैं? महोदय जेंडेन कहते हैं कि नैतिक विकास से मेरा तात्पर्य ऐसी प्रक्रियाओं से है जिसके सहारे बच्चे ऐसे नियमों को सीखे जो दिए गए व्यवहार को सही या गलत के रूप में मूल्यांकन करने में हमारी सहायता करे और इन नियमों के आलोक में बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे बच्चा माँ बाप के साथ कहीं घूमने के लिए गया और घूमने के लिए जब गया और पास में एक दूसरा बच्चा भी जो है वो खेल रहा था और दूसरा बच्चा खेल रहा था और दूसरे बच्चे के जेब से टॉफी गिर गई, चॉकलेट गिर गया और आपके बच्चे ने उस चॉकलेट को उठाकर और चॉकलेट को खाना शुरू कर दिया। मां ने देखा कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है और वो चॉकलेट उस बच्चे का नहीं, दूसरे बच्चे का है। खुद उस बच्चे की मां ने, जिसने चॉकलेट चुराया, मां ने बच्चे को डांट दिया, भरपूर डांट दिया, पिताजी के सामने और गार्डन के अंदर डांट दिया। और जब बच्चे को मां ने डांटा, बच्चे के मन में एक भाव आया कि मैंने जो चोरी की, ये चोरी गलत की। और अगर वो ऐसे नियम को सीख जाए कि भविष्य में चोरी नहीं करनी है, तो इसका मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा उसने उन नियम को सीखा जो उसके व्यवहार को गलत सिद्ध कर रहा है कि ये चोरी नहीं करनी है। और मान लो वो चॉकलेट दूसरे बच्चे का लेके और वो मम्मी को कहता, मम्मी ये चॉकलेट उस बच्चे का गिरा, उसको दे दो, और मम्मी वहां तारीफ कर देती, तो बच्चा ये सीखता कि दूसरे की चीज दूसरे को देनी चाहिए, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, यानी वो सत्यवादिता और ईमानदारिता भी सीख जाता। तो कहने का मतलब किसी प्रक्रिया के द्वारा जब बच्चा अपने व्यवहार को सही या गलत करना सीख जाए और इन नियमों के आलोक में वो अपनी क्रियाओं को भविष्य में भी निर्देशित कर सके कि मेरी कौन सी क्रिया सही है और कौन सी क्रिया गलत है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। और जब मैं नैतिक विकास की बात करता हूं तो विद्यार्थियों मैं बताना चाह रहा हूं कि नैतिक विकास को मैं 3 विमाओं के द्वारा, 3 तत्वों के द्वारा इंडिकेट करना चाहूंगा। नैतिक विकास की 3 विमाएं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास की 3 डायमेंशंस होती है जिसके आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। नैतिक विकास की 3 विमाएं कह दो, नैतिक विकास के 3 तत्व कह दो। ये 3 विमाएं या 3 तत्व कौन से हैं? नैतिक विकास की जो पहली विमा, पहला तत्व है वो है संवेगात्मक तत्व, यानी जिसमें हम इमोशंस की बात करते हैं, जिसमें संवेग की बात करते हैं। संवेगात्मक तत्व की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन महोदय की चर्चा विशेष रूप से होती है, जिनके सिद्धांतों में नैतिक विकास के संवेगात्मक तत्व पर बल डाला गया है। दूसरा तत्व जो नैतिक विकास का है विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, वो है व्यवहारात्मक तत्व। और जब हम व्यवहारात्मक तत्व की विमा की बात करेंगे, व्यवहारात्मक विमा की बात करेंगे, तो यहां पर महोदय स्किनर का सिद्धांत और महोदय बंडूरा का सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर आएंगे और जिनके अंदर नैतिक विकास की व्यवहारात्मक विमा पर बल डाला गया है। और तीसरी जो विमा है विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विमा।
ये संज्ञानात्मक विवाह जिसके अंदर सामाजिक अवबोध, सामाजिक समझ और हमारे मानसिक विकास के द्वारा नैतिकता के डेवलपमेंट पे बल डाला गया है, और जिसके अंदर हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें हम महोदय कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, नैतिकता की बात करने वाले कोहलबर्ग, अगर उनके जीवन काल में झांक कर देखेंगे तो कोहलबर्ग खुद को सुसाइड करना पड़ा। महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, पियाजे, कोहलबर्ग, और आपको जानकारी हो यहां पर हम गिल्लीगन की विचारधारा की बात भी कर सकते हैं। एक लेडी साइकोलॉजिस्ट थी मिसेस गिल्लीगन, उस गिल्लीगन की थ्योरी की बात भी हम संज्ञानात्मक विमा के सिद्धांतों में कर सकते हैं। आपको जानकारी हो, पियाजे, कोहलबर्ग और गिल्लीगन की जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विमा के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं। स्किनर और बंडूरा की थ्योरी हम व्यवहारात्मक विमा के अंतर्गत चर्चा करते हैं, और फ्रायड और एरिक्सन की थ्योरी को हम संवेगात्मक तत्व या संवेगात्मक विमा के अंतर्गत चर्चा करते हैं। मैं एक एक करके नैतिक विकास की इन विमाओं पर भी आपको ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नैतिक विकास की संवेगात्मक विमा के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। नैतिक विकास की 3 विमाओं में सबसे पहले संवेगात्मक तत्व की बात करते हैं। संवेगात्मक तत्व यानी संवेगात्मक विमा, इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। और जब मैं संवेगात्मक तत्व की चर्चा करता हूं, जिसके अंदर स्पेशली आपको जानकारी हो महोदय फ्रायड की थ्योरी आती है, महोदय एरिक्सन की थ्योरी आती है, ये थ्योरीज हमारे को यहां पर संवेगात्मक तत्व के अंदर देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों, संवेगात्मक तत्व या संवेगात्मक विमा का मतलब क्या? हम जब नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए संवेग के तत्व पर बल दें, नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए जब हम भावनाओं के तत्व पर बल दें, नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए जब हम जज्बातों पर बल दें, तो इसका मतलब हम नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए भावनाओं के तत्व पर बल दे रहे हैं, हम संवेगात्मक तत्व पर बल दे रहे हैं, हम सांवेगिक विमा पर बल दे रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको जानकारी हो, इस विमा की जब हम चर्चा करते हैं, मान लो आप कहीं मार्केट के अंदर जा रहे हो, आप कहीं बाजार में जा रहे हो, और आप बाजार में जा रहे हो और बाजार के अंदर आपने देखा कि सड़क पर एक व्यक्ति रो रहा है। आपने देखा कि सड़क पर एक व्यक्ति रो रहा है, और विद्यार्थियों ध्यान दें, सड़क पर उस व्यक्ति को रोते हुए देखकर आपको मन ही मन वेदना हुई, मन ही मन दुख हुआ। तो जब आपको मन ही मन दुख या वेदना की अनुभूति हुई, तो इसका मतलब आपकी नैतिकता यह कहती है कि आप उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछे, और रोने की समस्या क्या है उसको जानने का प्रयास करें, और दूर कर सके तो करने का प्रयास करें। नैतिकता के नाते मोरालिटी ये कहती है कि आदमी रो क्यों रहा है, वो भी बीच सड़क के अंदर। यानी उसको दुखी देखकर हमें दुख की अनुभूति हुई, हमें गिल्ट की अनुभूति हुई, हमें दोष की अनुभूति हुई। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, व्यक्ति सड़क पर रो रहा है, हमें दुख और वेदना हुई, लेकिन सपोज करिए वो व्यक्ति इसलिए रो रहा है, मान लो एक तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति सड़क पे रो रहा है और उसमें हम कहीं दोषी नहीं है, तो हमें दुख होगा, वेदना होगा। नैतिकता थोड़ी ज्यादा है तो पास में जाकर पूछ लेंगे भाई क्यों रो रहे हो, और नैतिकता कम है तो रो रहा है, दुख हुआ 1 सेकंड के लिए, लेकिन सोचा कि हम जानते नहीं, हम निकल जाएंगे। लेकिन मान लो मैं गाड़ी चलाकर जा रहा हूं और सामने कोई आदमी जा रहा है, और उस आदमी को मेरे कारण टक्कर लग गई, या उसके बच्चे को टक्कर लग गई, उसके बच्चे के चोट लग गई, और वो आदमी भी रो रहा है, बच्चा भी रो रहा है, और मुझे दुख और वेदना भी होती है, और साथ में एक गिल्ट का भाव भी आता है, गिल्ट की फीलिंग भी आती है। क्यों? क्योंकि उस आदमी को चोट मेरे कारण लगी है। इस प्रकार आपको जानकारी हो, यहां पर बात संवेगों की हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख के कारण हम दुखी हो रहे हैं, और अगर दुख का कारण हम हैं तो हमें गिल्ट भी हो रहा है। आपको ध्यान हो, सड़क पर एक व्यक्ति रो रहा है, हमें दुख या वेदना हो रही है, लेकिन रोने का कारण हम में। मान लो व्यक्ति के रोने का कारण, व्यक्ति की पीड़ा का कारण अगर मैं हूं, तो मुझे क्या होगी? मुझे गिल्ट भी होगा, मुझे दोष भाव भी आएगा, मेरे अंदर एक अपराध का बोध भी आएगा, गिल्ट फीलिंग की जो है अनुभूति मुझे हो जाएगी। मुझे अपराध का बोध, ध्यान दीजिएगा, क्राइम नहीं है, गलती से लगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अपराध बोध कह दूं, एक दोष भाव कह दूं, वो मेरे अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि इसकी चोट का कारण कहीं मैं हूं। आपको ध्यान हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका अपना बच्चा और आप उसको गोदी करके बैठे हैं, और गोदी करके बैठे और मान लो आप सीढ़ी से उतर रहे, और सीढ़ी से उतरते आपको ठोकर लग गई और वो बच्चा नीचे गिर गया। अब सोचिए, आपने कहीं जानबूझकर उसको नहीं गिराया,
लेकिन वो बच्चा नीचे गिर गया और नीचे गिरने पर आपके अंदर एकदम भावनाएं उमड़ जाती है, और वो भावनाएं तब ज्यादा उमड़ती है क्योंकि उस बच्चे को आपने गिराया है, जानबूझकर ना सही पर उस बच्चे के प्रति, भले ही वो बच्चा आपका है, भले ही वो रिश्तेदार का बच्चा है, लेकिन सीढ़ियों से आप लेकर उतर रहे थे और आपके कारण वो बच्चा गिरा, आपके अंदर एक गिल्ट फील आ गया, आपके अंदर एक दोष बोध आ गया, आपके अंदर एक अपराध बोध आ गया। इसका मतलब भावनाएं उमड़ रही है। तो इस आधार पर, जब भावनाओं के आधार पर नैतिकता की व्याख्या होती है, तो हम इस प्रकार की विमा को क्या कहते हैं? संवेगात्मक विमा कहते हैं। मैंने आपको बताया संवेगात्मक विमा का मतलब यह है कि हमारी भावनाएं वो हमारे नैतिकता का निर्धारण करती है। आदमी रो रहा है लेकिन वहां भी हम अपनी नैतिकता दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें दुख हो रहा है कि वो बच्चा आदमी रो क्यों रहा है, उस आदमी को क्या प्रॉब्लम है। आपको ध्यान हो, आज जब टेलीविजन पर हम देखते हैं कोई कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर करा रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, हम कहीं दोषी नहीं है उसके कोविड के लिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक भाव आता है, यार बहुत बुरा हुआ। हमारे पड़ोस में कोई लड़का कोई लड़की सुसाइड कर लेती है, हम कहीं भी दोषी नहीं है, दोषी कोई और होगा, लेकिन हमारे अंदर एक गिल्ट का फील आ जाता है कि यार ये बहुत बुरा हुआ। मतलब इस प्रकार की भावनाएं, आपको ध्यान हो, इस प्रकार की भावनाएं आती है, और जब इस प्रकार की भावनाएं आती है तो हम नैतिकता के नाते सामने वाले को जाके सांत्वना देते हैं। अब हमने उसको चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी हम उसके पास सांत्वना देने के लिए गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक नैतिकता है कि सामने वाले के साथ बुरा हुआ, और अगर उसके दुख का कारण हम में, तो हमारे अंदर ही अंदर एक मतलब चीज हमको कचोड़ती है, जिसको हम गिल्ट फील कहते हैं, जिसको हम अपराध का बोध कहते हैं। विद्यार्थियों, जब मैं संवेगात्मक विमा की बात करता हूं तो यहां पर स्पेशली सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन महोदय की बात मैं करना चाहूंगा। मिस्टर सिगमंड फ्रायड और एरिक्सन दोनों ने संवेगात्मक विमा का उदाहरण देते हुए नैतिक विकास की व्याख्या करने का प्रयास किया। हमारे महोदय सिगमंड फ्रायड ये कहते, आपको ध्यान हो, सिगमंड फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था। वैसे तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण संप्रदाय के वो जन्मदाता है, ये तो आप सबको पता ही है। मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्रायड ने दिया, और आपको जानकारी हो सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक मनोचिकित्सक थे। इन्होंने ही चेतन अचेतन मन की बात करी। इन्होंने ही ये बताया कि हमारे मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन और 10% भाग चेतन होता है। इन्होंने ही व्यक्तित्व के 3 पक्ष इदम, ईगो और सुपर ईगो की चर्चा करी। लेकिन जब हम इदम, ईगो और सुपर ईगो को व्यक्तित्व में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि पशु प्रवृत्ति इदम होती है, वास्तविकता का द्योतक ईगो होता है, और हमारी नैतिकता, देवीयता, अध्यात्मवाद, पाप पुण्य, इसका द्योतक कौन होता है? सुपर ईगो होता है। और इसीलिए हमारे कई विद्वान सुपर ईगो को नैतिक मन कहते हैं। नैतिक मन का द्योतक है सुपर ईगो। मैं बताना चाह रहा हूं कि सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण संप्रदाय के तहत एक सिद्धांत बालक के विकास से जुड़ा दिया था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और जब हम बच्चे के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, कभी मौका मिलेगा तो डिटेल से इस पे चर्चा भी होगी, और मैंने एक बार की भी होगी डिटेल से चर्चा इस पे कभी। आपको ध्यान हो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंदर एक स्टेज आती है लिंग प्रधान अवस्था। आपको जानकारी हो, जब आप मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया? 5 अवस्थाएं। चाहे उसके अंदर मुखावस्था हो, चाहे वो गुदावस्था हो, चाहे वो लिंग प्रधान अवस्था हो, बहुत सारी अवस्थाएं आप सबको पता है, चाहे वो प्रसुप्त अवस्था भी है और जन्नेंद्रिय अवस्था भी है। तो कहने का मतलब मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं में जो लिंग प्रधान अवस्था है, सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि इस लिंग प्रधान अवस्था के अंदर एक बालक या एक बालिका अपने समलिंगी अभिभावक के साथ में अनुकूलन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बालक अपने पिता के साथ में अनुकूलन करेगा। देखो, लिंग प्रधान अवस्था की बात करता हूं तो मैंने एक बार पहले भी कहा, फेलिक स्टेज जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस नाम की ग्रंथियां बालक और बालिकाओं में डेवलप होती है, जो भावना ग्रंथियां होती है। पहले एक लड़के के अंदर यह भाव आता है कि वो उसकी जो मां है, मां के प्रति आकर्षण होता है और वो मां से शादी कर ले, लेकिन लड़का चूंकि मां से शादी नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में, ये सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं, मां से शादी नहीं कर सकता तो धीरे धीरे वो पिता से तादात्म्य कर लेता है, क्योंकि पता है कि मां पिता को पसंद करती है, इसलिए मैं भी पिता की तरह अनुकरण करूं, और इसलिए बालक पिता की तरह अनुकरण करता है। और ऐसे ही सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि एक बालिका जिसके अंदर यह भाव आता है कि मैं अपने पिता से शादी कर लूं, लेकिन पिता से शादी नहीं कर सकती, पिता के प्रति आकर्षण काम का नहीं है, इसलिए
उसके मन में, एक छोटी सी बच्ची के मन में यह भाव आता है कि मैं अपनी मां से तादात्म्य कर लूं, और जब मां से अनुकरण होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर सीधी सी बात है कि मेरे पिता मेरी मां के व्यवहार को पसंद करते हैं तो मैं भी अपनी मां की तरह अनुकरण कर लूं। तो बालिका मां की तरह अनुकरण कर लेते हैं, बालक अपने पिता की तरह अनुकरण कर लेते हैं। देखिए एरिक्सन की थ्योरी में और फ्रायड की थ्योरी में ये फर्क है। फ्रायड कहते हैं कि बालक पिता से और बालिका मां से अनुकरण करती है, लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि बालक हो या बालिका माता पिता दोनों से अनुकरण करते हैं। आपको जानकारी हो, सिगमंड फ्रायड अपने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं के दौरान जब लिंग प्रधान अवस्था का जिक्र करते हैं, मैं इस मनोलैंगिक विकास नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए 5 अवस्थाओं का जिक्र यहां पर नहीं कर रहा हूं। लिंग प्रधान अवस्था में बालक पिता से और बालिका माता से अपना अनुकरण करती है, अपना तादात्म्य करती है। यानी यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो सेम सेक्स पेरेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेम सेक्स पेरेंट यानी कि समलिंगी अभिभावक है, बालक अपने पिता से और बालिका अपनी माता से वो अनुकूलन करती है, अनुकरण करती है, और अनुकरण करके और वो नैतिक विकास की तरफ, आपको जानो, उन्हीं से वो नैतिकता के गुणधर्मों को सीखते हैं। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं। सिगमंड फ्रायड कह रहे हैं कि बालक अपने पिता से और बालिका अपनी माता से इस लिंग प्रधान अवस्था के दौरान, जो आमतौर पे 5-6 साल 7 साल की स्टेज जो होती है, 4-5 साल 6 साल, उस स्टेज में सेम सेक्स पेरेंट उनसे वो अनुकूलन करते हैं और नैतिकता को सीखते हैं। और जब नैतिकता को सीखते हैं तो आपको जानकारी हो, बच्चों के अंदर एक सुपर ईगो का भाव डेवलप होता है। देखो छोटी अवस्था में इदम का भाव तो था ही, जो पशु प्रवृत्ति है, शेषो अवस्था में इदम हावी था, पशु प्रवृत्ति, लेकिन लिंग प्रधान अवस्था के अंदर बालक पिता से बालिका माता से जब अपना अनुकरण करती है और नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों के अंदर एक सुपर ईगो यानी कि परा अहम का भाव डेवलप हो जाता है। ये सुपर ईगो और पराहम की बात ही स्पेशली मैंने यहां पर क्यों की? क्योंकि अगर आपने सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में मनोविश्लेषणवाद में 3 चीजें पढ़ी है, इदम, ईगो और सुपर ईगो, तो आप जानते होंगे कि इदम का संबंध पशु प्रवृत्ति से, ढोरों की प्रवृत्ति से है। जितने भी दुनिया के अंदर यौन अपराध होते हैं वो सब इदम की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। बच्चों में आमतौर से इदम पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं कि विद्यालय के अंदर एक बच्चा, उसकी ज्योमेट्री, मान लो एक बच्चा और उसको पड़ोसी बच्चे की ज्योमेट्री अच्छी लग गई। एक तो मेरे मन में यह भाव है कि इसकी ज्योमेट्री मुझे लेनी ही लेनी है, चाहे कोई सजा मिले, ऐसी तम तैसी, मैं तो ज्योमेट्री लेके रहूंगा, ये इदम। लेकिन ज्योमेट्री लेते समय यह विचार आया कि ज्योमेट्री चुरा ली तो प्रिंसिपल साहब तक शिकायत जाएगी, मेरे बैग की तलाशी होगी, ज्योमेट्री मेरे पास मिलेगी, मेरे मम्मी पापा तक भी घर पे शिकायत जाएगी, स्कूल में अध्यापक जी धनाधन करेंगे और घर पे माँ बाप धनाधन करेंगे, यानी कि पिटाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में चोरी नहीं करूं, यानी वास्तविकता का विचार कर रहा है। यह है ईगो। ईगो के अंदर बालक किस पे विचार कर रहा है? वास्तविकता पे। और सुपर ईगो में वास्तविकता पे विचार नहीं करे, भले ही मौका मिला, लेकिन फिर भी दिमाग में मन आता कि नहीं यार, चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना पाप है, चोरी तो नहीं करूंगा, क्योंकि चोरी करूंगा अगले जन्म में भगवान कीड़ा मकोड़ा बना लेगा। जब यह भाव आ जाता है तो बच्चा चोरी नहीं करता है। और यह सुपर ईगो वास्तव में क्या, ये हमारा नैतिक मन है, ये हमारी नैतिकता है। पाप पुण्य की बात होती है, देवता की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है। मैं परीक्षा के हॉल में बैठूं और उस समय मेरे दिमाग में यह आवे, एक तो यह आवे कि मार साहब चाहे मेरा कुछ भी बिगाड़ ले, मैं तो नकल करूंगा ही करूंगा, यह है इदम। एक ये आता है कि मार साहब बाहर गेट पे गए, हाँ बता 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 फटाफट बता, मार साहब वाला रावगड़ी, वास्तविकता को विचार करके नकल, ये है ईगो। और एक मार साहब कमरे में ही नहीं है, मौका मिला हुआ है नकल का, फिर भी क्या, नहीं मैं नकल नहीं करूंगा क्योंकि नकल करना पाप है, यह है सुपर ईगो। आपको जानकारी हो तो कहते हैं सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में क्या चर्चा करी? सिगमंड फ्रायड ने यह बताया कि मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था में एक बालक अपने पिता से और एक बालिका अपने माता से, यानी सेम सेक्स पेरेंट्स से अनुकरण करते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं और वो नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो नैतिकता की तरफ बढ़ते हैं तो एक बच्चे के अंदर सुपर ईगो यानी पराहम यानी कि नैतिक मन का भाव पैदा होता है। आपको जानकारी हो, इसी सुपर ईगो को या इसी पराहम को सिगमंड फ्रायड ने कहा कि हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। एक होता है कॉन्शियस, मतलब अंतःकरण। एक होता है इस सुपर ईगो को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अंतःकरण है और एक है ईगो आइडियल यानी कि अहम आदर्श।
अहम आदर्श। देखिए मैं यहां इदम ईगो और सुपर ईगो से बाहर आ रहा हूं, तो आप इस अहम आदर्श को ईगो ना माने, लेकिन अहम आदर्श इस अंतःकरण का एक भाव है। इसका क्या मतलब होता है अभी बता रहा हूं। अहम से आदर्श की तरफ हम बढ़े हैं, अहम आदर्श की तरफ बढ़े हैं। सुपर ईगो को दो भागों में बांटा, एक होता है अंतःकरण यानी कॉन्शियस, एक होता है अहम आदर्श यानी कि ईगो आइडियल। जब मैं अंतःकरण की बात करता हूं तो अंतःकरण का मतलब क्या है, इसमें ऐसे व्यवहारों की सूची है जो एक अच्छे लड़के अच्छे लड़की को नहीं करना है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की नहीं करती है, अच्छे लड़के अच्छे लड़की को नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान हो, इसमें ऐसे व्यवहार आएंगे, ऐसे व्यवहारों की पूरी सूची है। ऐसे व्यवहार आएंगे जिसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं करते हैं। ऐसा व्यवहार जो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, जिनको हम अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कह सके, उनके लिए यह व्यवहार क्या है, निषेध है। उनके लिए यह व्यवहार क्या है, निषेध है। ऐसे व्यवहार जो अच्छे लड़के या अच्छी लड़की के लिए निषेध है, ऐसे व्यवहारों को हम अंतःकरण की सूची में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताइए, जैसे चोरी करना। अब चोरी करना अच्छे लड़के के लिए अच्छे लड़की के लिए तो गलत ही है। जैसे धोखा देना किसी को, जैसे किसी को लूटना, जैसे किसी के सामने झूठ बोलना, जैसे किसी को चोट पहुंचाना। अब आप बताइए ये सारे व्यवहार क्या अच्छे लड़के और अच्छे लड़की के लिए शोभा देते हैं? नहीं। तो अच्छे लड़के और अच्छे लड़की के लिए जो व्यवहार शोभा नहीं देते, ऐसे व्यवहारों को हम क्या रखेंगे, अंतःकरण के अंदर रखेंगे। इनको हम कॉन्शियस में रखेंगे। और मान लो ऐसे व्यवहारों, ये जो व्यवहार अंतःकरण से संबंधित जो व्यवहार है, मान लो अंतःकरण के अंदर जो व्यवहार लिखे हुए हैं जो अच्छे लड़के और अच्छे लड़की को नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी इन नियमों की अवहेलना हो जाए और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, या फिर अच्छा और अच्छी शब्द छोड़ देता हूं, लड़का या लड़की, अंतःकरण में लिखे हुए व्यवहारों को कि ऐसे व्यवहार अच्छे लड़के और अच्छी लड़की को नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल देते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर ली, धोखा नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी दे दिया, चोट किसी को नहीं पहुंचानी चाहिए लेकिन फिर भी पहुंचा ली, नकल नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी नकल कर ली। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यवहारों की अवहेलना करने पर, ऐसे व्यवहारों की अवहेलना का मतलब यहां पर चोरी की अवहेलना से नहीं है, ऐसे व्यवहारों की सूची जो अच्छे लड़की को नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए ये तो बात ठीक है, इसकी अवहेलना मतलब ये व्यवहार करे, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस बालक या उस बालिका के अंदर क्या आएगा, दोष पूर्णता का भाव आएगा, या फिर मैं कह सकता हूं दोष बोध आएगा। दोष बोध को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं गिल्ट की फीलिंग आएगी, एक गिल्ट का भाव उस बच्चे के अंदर आएगा। लेकिन दूसरे प्रकार के व्यवहार है अहम आदर्श। ये अहम आदर्श में कैसे व्यवहार है, इसमें ऐसे व्यवहार आएंगे जो एक अच्छे लड़के या अच्छी लड़की को करने चाहिए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी बेस्ट बॉय जो है, गुड बॉय जो है, बेस्ट बॉय कह दूं, गुड बॉय कह दूं, गुड गर्ल कह दूं, आपको ध्यान हो, अच्छा लड़का है, उत्तम लड़का है, अच्छी लड़की है, ये तमाम लोग जो है ऐसे कार्य जो उत्तम लड़का, उत्तम लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की इनको करने चाहिए या करते हैं, ऐसे बच्चे कार्य करते हैं या ऐसे बच्चों को कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य करना चाहिए, जैसे उदाहरण के तौर पर बड़ों की आज्ञा का पालन, ओबे करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, जैसे शिष्टाचार, किसी से भी शिष्टाचार होना चाहिए, जैसे किसी से तहजीब के साथ बात करना, तहजीब होनी चाहिए, बात करने से, तहजीब से वार्तालाप, ये चीजें एक अच्छे लड़के एक अच्छी लड़की, जैसे ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए अच्छे लड़के अच्छी लड़की को, ईमानदारी, ये सारे गुण पॉजिटिव गुण हैं, ये होने चाहिए। लेकिन मान लो ऐसे व्यवहारों की भी अवहेलना हो जाए, ऐसे व्यवहारों की भी अवहेलना हो जाए, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मगर कोई लड़का जो अच्छा बनने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन कभी नहीं किया, जो हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करता और किसी दिन बड़े की आज्ञा का पालन नहीं किया,
तो थोड़ी देर के लिए उसमें क्या आ जाएगा, उसमें शर्मिंदगी आएगी, जिसको कहते हैं लज्जा का भाव। लज्जा या शर्मिंदगी का भाव बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगा। उसके अंदर सेम फीलिंग आ जाएगी, शेम की फीलिंग, लज्जा की फीलिंग। तो कहने का मतलब पराहम, इसको हमने दो भागों में बांटा। पहले अंतःकरण यानी कॉन्शियस, इसमें ऐसे व्यवहारों को रखा जो अच्छे लड़के और अच्छी लड़की को नहीं करना चाहिए या वो नहीं करते। जैसे वो झूठ नहीं बोलते, जैसे वो चोरी नहीं करते, जैसे वो लूटपाट नहीं करते, जैसे वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे व्यवहार करे, मतलब इस नियम कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की को यह कार्य नहीं करना चाहिए, इस नियम की अवहेलना करे, तो ऐसे में उसमें दोष बोध या गिल्ट का बोध आता है। और दूसरा अहम आदर्श है इस पराहम के दूसरे भाग के अंदर, ऐसे व्यवहार आएंगे जो अच्छे लड़के अच्छी लड़की को, गुड बॉय गुड गर्ल को करना चाहिए। जैसे ईमानदार होना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर इन नियमों की अवहेलना होगी तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे में, उसमें क्या भाव आ जाएगा, उसमें शर्मिंदगी का भाव आ जाएगा, उस बच्चे में लज्जा का भाव जो है वो आ जाएगा। आपको ध्यान हो, सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि एक बच्चा खुद को दुख से दूर रखने के लिए, बुरे संवेगों से दूर रखने के लिए अंतःकरण और अहम आदर्श के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं। आपको जानकारी हो, सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं कि अब देखो संवेगात्मक विमा की बात है, तो एक बालक सुपर ईगो के तहत अंतःकरण और अहम आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि वो दुख से दूर, वो गिल्ट से दूर, वो इन भावनाओं, बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहता है, इसीलिए वो नैतिकता को सीख जाता है। तो फ्रायड महोदय कहते हैं कि एक बालक या एक व्यक्ति खुद को बुरे संवेगों से, कष्टदायी संवेगों से दूर रखने के लिए, भावनाओं से कह दो या फिर मैं कह सकता हूं गिल्ट यानी कि दोष का बोध, और शेम यानी कि लज्जा का भाव, इससे भावनाओं से दूर रखने के लिए अंतःकरण व अहम आदर्श के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं। अहम आदर्श के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं। यह बात यहां पर सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत के अंदर कही। और जब इस प्रकार का व्यवहार करना सीख जाते हैं, इसका मतलब वो बालक का, वो व्यक्ति पराअहम के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं। और पराअहम के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं, इसका मतलब बालक के अंदर नैतिक मन का विकास हो जाता है। तो ये सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत के अंदर बात करी। लेकिन सिगमंड फ्रायड की तरह ही हमारे महोदय एरिक्सन, उन्होंने भी नैतिकता की व्याख्या करने के लिए संवेगात्मक विमा पर ही बल दिया। लेकिन एरिक्सन में फ्रायड से थोड़ी सी अलग बात है। फ्रायड ने कहा कि एक लड़का अपनी पिता से, लड़की अपनी मां से तादात्म्य करती है। लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि एक बच्चा अपने मां बाप दोनों से तादात्म्य करके नैतिकता सीखता है। बच्चा अपने माता पिता दोनों से अनुकूलन करेगा, माता की तरह, पिता की तरह। एक बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने माता पिता दोनों से तादात्म्य स्थापित करेगा, दोनों से तादात्म्य स्थापित करता है ताकि नैतिक मन का वो विकास कर सके। एरिक्सन ने दूसरी बात और कही। उन्होंने ये कहा कि एक बच्चा नैतिक विकास करने के लिए उसमें, आपको जानकारी हो, जैसे फ्रायड ने कहा था कि दोष भाव से एक बच्चा बचना चाहता है, इसीलिए वो अंतःकरण के अनुरूप व्यवहार करता है। उन्होंने कहा था कि एक बच्चा लज्जा के भाव से भी बचना चाहता है, इसलिए वो अहम आदर्श के अनुरूप व्यवहार करता है। लेकिन तीसरी बात एरिक्सन ने इसके साथ में जोड़ी, 1, 2 और तीसरी बात इन्होंने कहा, एक बच्चे में आत्माभिमान यानी कि स्वाभिमान यानी कि प्राइड
ये भाव भी होता है जो बच्चे को नैतिकता की तरफ ले जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लो एक बच्चा है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा है, और ये बच्चा अपने पिता के साथ में, एक बच्चा अपने पिता के साथ में किसी स्टेशनरी की दुकान पर गया। अब स्टेशनरी की दुकान पर गया और स्टेशनरी की दुकान पर इसको एक वो सकल का बुम बुम वाली पेंसिल है ना, वो अच्छी लगी, और सकल का बुम बुम वाली पेंसिल जिसमें लाइट भी जल रही है अच्छी लगी, और पिताजी पेंसिल दिला रहे हैं, लेकिन पिताजी ने कह दिया कि वो सकल का बुम बुम वाली साइकिल के रुपए 100, और पिताजी दिलाने को तैयार है 10 रुपए का पूरा डब्बा 10 पेंसिल का। अब बच्चे को वो पेंसिल चाहिए, बच्चा देखता है कि भाई जुलाई का महीना, स्टेशनरी की दुकान पे बहुत भीड़ है, बच्चा सकलक का बुम बुम वाली पेंसिल उसके हाथ में इधर उधर देख रहा है, और उसने देखा कि किताब वाला जो है ना वो अंदर गया है किताब लेने के लिए, और पहले उसके दिमाग में आता है कि पिताजी तो दिला नहीं रहे, मैं इस सकलक का बुम बुम वाली पेंसिल को, बच्चा चोड़ा पहन के आया, चोड़े की जेब में डाल देता हूं, पता ही नहीं चलेगा, इतनी भीड़ में क्या पता चलेगा। और वो चोड़े की जेब में डाले तो पहले तो उसमें दोष बोध आता है, अपराध बोध। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब बच्चा अंतःकरण वाले जो व्यवहार है, जो अच्छे लड़के अच्छी लड़की को नहीं करने चाहिए, और फिर भी अगर वो इनको करना चाहेगा तो उसके अंदर एक दोष बोध आएगा, तो बच्चे में दोष बोध आ जाता है एक सेकंड के लिए, यार चोरी करूंगा, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये पापा तो नहीं दिला रहे हैं, चाहिए भी मुझे, लेकिन पापा ने पहले कभी ना कभी तो सिखाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। उसमें गिल्ट का बोध आ जाता है, क्योंकि बच्चा 7-8 साल का है, 6-7 साल के बच्चे में वो गिल्ट का बोध आ सकता है, क्योंकि एरिक्सन और फ्रायड दोनों ही मानते हैं कि ये जो लज्जा है, गिल्ट है, आत्माभिमान है, ये 6-7 साल तक बच्चे में आ जाते हैं। तो 7 साल का बच्चा, उसके अंदर एक गिल्ट का बोध आता है, यार चोरी नहीं करनी है, लेकिन फिर वो पेंसिल रख देता है। क्यों? क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा था चोरी करने के विचार से ही, यार चोरी नहीं करनी है, चोरी करूंगा दिल नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा। वो 7-8 साल के बच्चे ने पेंसिल रख दी। देखो, मैं यहां कोलबर्ग की थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी थ्योरी में जाएंगे तो अलग बात है, मैं यहां पर फ्रायड की थ्योरी की बात कर रहा हूं। पेंसिल रख दी, लेकिन पेंसिल रखने के बाद पिताजी ने दूसरी पेंसिल दिला दी और बच्चा घर चला गया, लेकिन घर जाने के बाद उसको प्राइड भी हुआ, खुद पे गर्व। ये गर्व उसने किसी को कहा नहीं, लेकिन खुद ही उसको मन ही मन गर्व हुआ, आत्माभिमान हुआ, देखो मेरे को पेंसिल मिल सकती थी लेकिन फिर भी मैंने नहीं ली। एक आत्म अभिमान, एक स्वाभिमान, तो वो स्वाभिमान भी बच्चे में आता है, जिसके कारण बच्चा नैतिक बनने का प्रयास करता है। तो एरिक्सन महोदय ने कहा कि दोष भाव और लज्जा, इन दोनों से बचने के लिए तो बच्चा नैतिक बनेगा ही, लेकिन तीसरी चीज ये भी होती है कि बच्चा खुद के स्वाभिमान के लिए, उसमें प्राइड के लिए, खुद के गर्व के लिए, खुद के अंदर एक मतलब भाव कि मैं ईमानदार हूं। जब अपन ईमानदार होते तो अपने अंदर आत्माभिमान आता है, मैं ईमानदार हूं, मैं सत्यवादी हूं, तो ऐसा कोई फीलिंग भी उस बच्चे के अंदर आता है। और ये सारे जो भाव है, ये 6 या 7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये बात एरिक्सन महोदय ने कही। तो एरिक्सन महोदय ने भी कहा कि दोष भाव और लज्जा मतलब ये बुरे संवेग है, इनसे बचना, और आत्माभिमान ये अच्छा संवेग है, इसको लाना। तो कुल मिला के बात सांवेगिक विमा की एरिक्सन महोदय ने भी नैतिकता को समझाने के लिए किसकी बात की? सांवेगिक तत्व की बात की, संवेगात्मक तत्व की बात एरिक्सन महोदय ने भी करी। लेकिन विद्यार्थियों, मैं फिर अगली बात के ऊपर आना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, जरा ध्यान दें। मैं यहां पे जब एरिक्सन महोदय के बारे में जब चर्चा करता हूं, आपको जानकारी हो, दूसरा जो तत्व आता है संवेगात्मक तत्व के बाद, वो आता है सेकंड नंबर, व्यवहारात्मक तत्व। जब मैं संवेगात्मक तत्व के बाद सेकंड नंबर पे बात करता हूं, तो सेकंड नंबर पर जो तत्व आता है उस तत्व को मैं कहूंगा व्यवहारात्मक तत्व। व्यवहारात्मक तत्व कह दीजिए, व्यवहारात्मक विमा कह दीजिए। व्यवहारात्मक तत्व या व्यवहारात्मक विमा का मतलब क्या है कि बच्चों के व्यवहार पर उन्हें क्या परिणाम मिलता है। जैसे बच्चा चोरी करता है, बच्चा झूठ बोलता है,
बच्चा सत्य बोलता है, बच्चा ईमानदार है, बच्चे का व्यवहार कैसा है और उस व्यवहार पर बच्चे को परिणाम क्या मिलता है, वो परिणाम ही भविष्य में उसकी नैतिकता का निर्धारण करता है। व्यवहारात्मक विमा क्या कहती है? व्यवहारात्मक विमा ये कहती है, या व्यवहारात्मक तत्व का मतलब यह है कि बच्चे के व्यवहार का भविष्य में क्या परिणाम मिलेगा, बच्चे के व्यवहार का परिणाम कैसा है, बच्चे के व्यवहार का परिणाम सकारात्मक है या नकारात्मक है। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चे ने चोरी की, बच्चे को डांट मिली, बच्चे ने सत्य बोला, बच्चे की प्रशंसा हुई, बच्चे ने ईमानदारी दिखाई, बच्चे को पुरस्कार मिला। ये प्रभाव या ये परिणाम हो सकते हैं। और अगर जैसे चोरी की, डांट मिली, नकारात्मक परिणाम है, तो नकारात्मक परिणाम से ये व्यवहार धीरे धीरे कम होगा, और स्वीकार्य व्यवहार जो है उसकी प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है तो वो व्यवहार धीरे धीरे क्या होगा? मजबूत होगा। आपको ध्यान हो, जब कोई व्यवहार बच्चा करता है तो उसका परिणाम कैसा रहता है, सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है, वही बच्चे को भविष्य की नैतिकता के लिए प्रोत्साहित करता है, नैतिकता के लिए ले जाता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, व्यवहारात्मक विमा की जब बात करते हैं तो यहां पर हमारे दो मशहूर विद्वानों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा, जब व्यवहारात्मक तत्व की बात करते हैं तो स्किनर और बंडूरा के सिद्धांत यहां पर आएंगे। महोदय स्किनर ने क्या कहा और महोदय बंडूरा ने क्या कहा, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश आप लोग सभी करिएगा। आपको जानकारी हो, अगर मैं महोदय स्किनर की बात करता हूं, आपको ध्यान है, अगर आपने अधिगम का सिद्धांत पढ़ा है तो हमारे महोदय बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? पुनर्बलन को दिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। बीएफ स्किनर महोदय ने अपने अधिगम के सिद्धांत में, अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, या अपने नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत में कह दूं, या फिर स्किनर महोदय के आरएस थ्योरी में कह दूं, महोदय स्किनर ने किसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया है सीखने के लिए? वो बल दिया है पुनर्बलन के ऊपर। किसके ऊपर बल दिया है? पुनर्बलन के ऊपर बल दिया। तो मैं स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से जो पुनर्बलन की बात हुई है कि एक बच्चा जो व्यवहार करता है, जो क्रिया करता है, और उस क्रिया पर, उस अनुक्रिया पर यदि बच्चे को पुनर्बलन मिलता है तो वो पुनर्बलन बच्चे की उस क्रिया की पुनरावृत्ति को, उस कार्य की पुनरावृत्ति को, उस कार्य की रिपीटिशन को बढ़ा देता है। जैसे आप परीक्षा में कोई सवाल, जैसे उदाहरण के तौर पर क्लास में कोई सवाल याद करके आए और आपको पुरस्कार में पेन मिला, तो आप घर जाके और कोशिश करोगे और याद करके आऊं ताकि और इनाम मिले। तो जब अपने व्यवहार पर अपनी तारीफ होती है ना, तो अपन उस व्यवहार को दोहराना चाहते हैं। मैं महोदय स्किनर के इसी सिद्धांत का हवाला लेकर जब चर्चा करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यवहार जो समाज के अंदर स्वीकार्य है, स्वीकार्य व्यवहार, जैसे ईमानदारी है, जैसे सत्य है, जैसे बड़ों की आज्ञा का पालन है, जैसे दूसरों से शिष्टाचार है, जो व्यवहार स्वीकार्य है, अगर उन स्वीकार्य व्यवहारों पर प्रशंसा हो जाए या पुरस्कार मिल जाए या किसी प्रकार का सकारात्मक पुनर्बलन मिल जाए, सकारात्मक पुनर्बलन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा स्वीकार्य व्यवहार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। स्वीकार्य व्यवहार मजबूत हो जाएगा, इस व्यवहार का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, और इस व्यवहार की बार बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। बच्चा दूसरों की आज्ञा का पालन, जैसे उदाहरण के तौर पर घर में कोई मेहमान आए, बच्चे ने चरण स्पर्श किया, बच्चे ने पानी का लोटा ऊपर किया, बच्चे ने प्रणाम किया, बच्चे ने उनके सामने कोई सत्य बोला और उसकी तारीफ ही तारीफ हुई, तो बच्चा सीखेगा कि बड़ों के सामने हमेशा सत्य ही सत्य बोलना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई व्यवहार अस्वीकार्य है समाज के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर चोरी, यह अस्वीकार्य व्यवहार है, झूठ यह अस्वीकार्य व्यवहार है, धोखा देना किसी को यह अस्वीकार्य व्यवहार है। इस अस्वीकार्य व्यवहार पर अगर डांट पड़ जाए, अगर दंड मिल जाए, अगर नेगेटिव पुनर्बलन मिल जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर
इस प्रकार के विकास में क्या होगी? अस्वीकार्य व्यवहार के विकास में बाधा आएगी। अस्वीकार्य व्यवहार के विकास में बाधा आएगी और धीरे धीरे इस प्रकार का व्यवहार क्या हो जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। समस्या कैसी है? जैसे देखो, जब हमारे महोदय स्किनर की थ्योरी को अगर आप देखोगे तो स्वीकार्य व्यवहार पर पुनर्बलन मिलता जाएगा, तो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी बच्चा स्वीकार्य व्यवहार को सीखेगा। मान लो 4 साल का बच्चा, उसने झूठ बोला, पिताजी ने एक थप्पड़ मार दी। 5 साल की उम्र में उसने और झूठ बोला, मां ने थप्पड़ मार दी। 6 साल की उम्र में झूठ बोला, पिताजी ने और डांट दिया। तो धीरे धीरे उसको यह समझ में आएगा कि झूठ बोलने पे बार बार डांट पड़ रही, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। उम्र के साथ ये व्यवहार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अस्वीकार्य व्यवहार धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों में बताना चाह रहा हूं, यहां पे एक प्रॉब्लम है स्किनर की इस थ्योरी में। स्किनर की थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक बच्चा है, देखिए एक बच्चा है। ये बच्चा, सपोज करिए ये बच्चा है और ये बच्चा अपने पिताजी के साथ बाजार गया। बच्चा और उसके पिताजी दोनों बाजार गए। बाजार के अंदर मान लो स्टेशनरी की दुकान पर गए और स्टेशनरी की दुकान पर गए और स्टेशनरी की दुकान पर क्या हुआ? इस बच्चे ने देखा कि एक छोटा सा रबड़ पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश रबड़ है, अच्छा सा डिजाइनेबल रबड़ है। और बच्चे को लगा रबड़ छोटा ही है, पेन और किताबें देख रहे थे और बच्चे को लगा रबड़ है। बच्चे ने क्या किया? रबड़ जेब में डाल दिया। लेकिन रबड़ जब बच्चे ने जेब में डाला तो रबड़ जेब में डालते समय पिताजी ने देख लिया। पिताजी की जो आंखें थी वो चौकन्नी थी और चौकन्नी आंखें देख रही थी कि रबड़ बच्चे ने अपनी जेब में डाला है। पिताजी ने बच्चे की जेब से रबड़ निकाला और निकालकर जोरदार उस बच्चे को डांट दिया और तमाचा भी मार दिया। तो अब आप क्या सोचते हैं कि बच्चा यह सीखेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो स्किनर महोदय के आलोचक है वो ये कहते हैं कि यहां पर 2 समस्याएं हो सकती है। जो स्किनर महोदय के सिद्धांत की आलोचना करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि मान लो बच्चे ने जेब में रबड़ रखा और पिताजी बच्चे को डांट रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा ये सीख जाए कि चोरी भविष्य में नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन इसके 1-2 चीजें और भी हो सकती है। हो सकता है कि बच्चा ये सीखे कि चोरी पिताजी या माताजी या घर का सदस्य साथ में हो तब चोरी नहीं करनी है। क्यों? डांटने वाले वो लोग हैं। बच्चा ये सीखे कि चोरी नहीं करनी है, ये किसने कहा? क्या हमेशा ऐसा होता है कि पिताजी चोरी पर डांटते हैं तो बच्चा कभी चोरी करना एकदम छोड़ देगा और भविष्य में कभी चोरी करेगा ही नहीं? बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ये सीखेगा, जैसे बच्चे ने चोरी की और चोरी करने पर पिताजी ने बच्चे को क्या किया? डांटा या फिर थप्पड़ मार दिया। अब डांटने और थप्पड़ मारने पे हो सकता है कि वो बच्चा ये सीख जाए कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन यह भी संभव है कि बच्चा ये सीख जाए कि चोरी तब नहीं करनी है जब माता पिता साथ में हो। चोरी तब नहीं करनी चाहिए जब मां बाप साथ में हो या घर का कोई सदस्य साथ में हो। बच्चा यह भी सीख सकता है कि चोरी करो तब सावधानी रखनी है, यह भी बच्चा सीख सकता है क्योंकि नहीं तो डांट पड़ेगी। और यह भी सीख सकता है कि चोरी करना है नहीं करना है, सीखेगा नहीं सीखेगा वो तो अलग बात है। बच्चे को पिताजी ने डांटा और पिताजी के विरुद्ध उसमें क्रोध का भाव आ गया, यह भी संभव है कि बच्चा क्रोधी हो जाए पिताजी के विरुद्ध क्योंकि डांटा पिताजी ने। तो बच्चे का ध्यान चोरी से तो हट गया और पिताजी की डांट के प्रति गुस्सा आ गया कि पिताजी ने मेरे को सबके सामने डांट दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। बच्चे के मन में यह भी भाव आ सकता है। तो स्किनर महोदय की आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये सारे पॉइंट्स भी पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में बंडूरा के सिद्धांत की चर्चा हमें करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बंडूरा महोदय अगर आपने बंडूरा के सिद्धांत को पढ़ा है तो बंडूरा सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, बंडूरा प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करते हैं। बंडूरा सामाजिक अधिगम की बात कह दो या जिस सिद्धांत को हम प्रेक्षणात्मक अधिगम कहते हैं, या बंडूरा के सिद्धांत को हम
अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं। बंडूरा के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम कह सकते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम कह सकते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम कह सकते हैं। वैसे बंडूरा भी आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, आपको जानकारी हो, बंडूरा भी जो है आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति रही है। आधुनिक संज्ञानवादियों में बंडूरा का नाम भी बहुत लोकप्रिय है। और आपको जानकारी हो, बंडूरा सामाजिक अधिगम के, प्रेक्षणात्मक अधिगम के, अवलोकनात्मक अधिगम के, और उनका अगर आपने अधिगम के अंदर उनकी थ्योरी पढ़ी है तो बोबो डॉल और जोकर के ऊपर उनके जो प्रयोग है, आपको जानकारी हो, वो बड़े महत्वपूर्ण है। जिसमें मान लो एक बड़ा गुड्डा आता है ना शादी के अंदर, गुड्डा जिसके अंदर कोई आदमी छिपा हुआ होता है, वो गुड्डा बच्चों से हाथ मिलाता है तो बच्चे भी वैसा व्यवहार सीखते हैं देख कर कि ऐसे हाथ मिलाना चाहिए। कहने का मतलब बच्चे जो चीज देखते हैं उसका अनुकरण करते हैं, चाहे पुनर्बलन हो चाहे पुनर्बलन नहीं हो, पुनर्बलन की उपस्थिति हो चाहे नहीं हो, लेकिन बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? बोबो डॉल और जोकर पर प्रयोग। क्योंकि मैं यहां पर अधिगम का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए विस्तार से बात इस पे नहीं करूंगा, लेकिन इन प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि बच्चा जिन चीजों का अपने परिवेश के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने आसपास के लोगों के बीच देखकर जिन चीजों का बच्चा अवलोकन करता है, उन अवलोकन के द्वारा बच्चा सीखता है, अधिगम करता है। तो यहां पर बंडूरा के सिद्धांत की बात जब हम करेंगे तो नैतिक विकास में भी यह बात बंडूरा के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण में जब नैतिक व्यवहारों का अवलोकन करेगा, जब बच्चा अपने आसपास के व्यवहार में, आसपास के वातावरण में नैतिक व्यवहार का प्रेक्षण करेगा, नैतिक व्यवहार का अवलोकन करेगा, तो अपने आप, चाहे पुनर्बलन हो चाहे पुनर्बलन नहीं हो, चाहे उसे पुरस्कार मिले चाहे उसको डांट मिले, लेकिन जैसे व्यवहार को वो देखेगा वैसे व्यवहारों का वो क्या करेगा? अनुकरण करेगा, वैसे व्यवहारों का अनुकरण करेगा। तो इस आधार पर हमारे कई मनोवैज्ञानिक बंडूरा के सिद्धांत के आधार पर क्या कहते हैं कि एक बच्चा मान लो चोरी करता है और चोरी करने पर बच्चे को डांटते हो, बच्चा इससे चोरी करना छोड़ेगा। इसकी तुलना में एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखे, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखे, वो दूसरा बच्चा जिसने चोरी की है और चोरी करने पर उसको डांट मिली है, मतलब दूसरे बच्चे ने चोरी की और डांट दूसरे बच्चे को मिली, लेकिन आपके घर के बच्चे ने वो दृश्य देखा, तब उसके दिमाग में वो मानसिकता विकसित होगी कि चोरी करने पर उस बच्चे को क्या मिली? डांट मिली। जैसे रामूड़ा चोरी करे और रामूड़े को डांट मिले तो रामूड़ा चोरी करना छोड़ देगा। इसकी तुलना में ज्यादा मजबूत क्या है कि रामूड़ा जगूड़े को देखे, जगूड़े ने चोरी की है, जगूड़े को डांट पड़ी, रामूड़े ने भी सीख लिया कि जगूड़े ने चोरी की, जगूड़े को डांटा तो मैं चोरी नहीं करूं। यह ज्यादा प्रभावी होगा, बंडूरा के सिद्धांत में कहते हैं। बंडूरा महोदय ने कहा, आपको जानो, बंडूरा जी कहते हैं कि जो परिवेश में अवलोकन करे, जैसे शादी के अंदर वो गुड्डा होता है, मान लो वो गुड्डा किसी खिलौने को बार बार पटकता है और बच्चों को भी वो फिल्म दिखाए जिसमें वो गुड्डा, वो डॉल, वो जोकर, वो मतलब गुड़िया को कोई पटक रहा है, बच्चे ने गुड़िया को पटकते हुए देखा तो बच्चा भी घर पे खिलौनों को पटकने का प्रयास करेगा। आपको ध्यान हो, हम जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है उसको लाड करते हैं, तो हमारे घर में उससे थोड़ा बड़ा होगा 2-2.5 साल का बच्चा, वो अपने खिलौनों को वैसे ही लाड करेगा और उसमें मानवीकरण कर लेगा कि उसका खिलौना ही वो बच्चा है। कहने का मतलब घर के बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और आपको जानकारी हो, हम भी देखते हैं जिंदगी में अवलोकन का बड़ा महत्व होता है। एक बहुआरी अपने सास की सेवा करती है और आपको ध्यान हो, एक बहुआरी अपने सास की सेवा करती है और उस बहुआरी के बच्चे बड़े हो गए, उसकी शादी हो गई। कहने का मतलब घर में 3 पीढ़ी रह रही है। एक बहू ये देख रही है कि मेरी सास उसकी सास की सेवा कर रही है, तो वो बहू भी भविष्य के अंदर अपनी सास की सेवा करेगी। और एक बहू अगर ये देखती है कि मेरी सास अपनी सास को धारती नहीं है, तो अभी तो उस बहू की सास थोड़ी युवा है, धार लेगी, लेकिन थोड़ी और बड़ी होगी और लाचार होगी। बहू को पता है कि मेरी सास ने अपनी सास को नहीं धारा तो मैं अपनी सास को क्यों धारूं। ये हमारे वास्तविक समाज में नैतिकता के मायने होते हैं। तो विद्यार्थियों, अल्बर्ट बंडूरा आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा कि अपने परिवेश के अंदर
हम विभिन्न प्रकार के कार्यों का अवलोकन करते हैं और अवलोकन के द्वारा ही हम नैतिक व्यवहार सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि मान लो बहू है और उस बहू ने अपनी सास को देखा कि वो सास इस बहू की दादी सास की सेवा कर रही है। कहने का मतलब सास दादी सास की सेवा कर रही है तो बहू भी अपने सास और दादी सास दोनों की सेवा कर लेगी। भविष्य में दादी सास नहीं रहेगी तो बहू सास की भी सेवा कर लेगी। लेकिन ये सारा खेल किसका होता है? अवलोकन का होता है। और आपको ध्यान हो, एक लड़का देखता है कि मेरे पिताजी ने मेरे दादा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बुढ़ापे में मजबूर कर दिया, तो आप क्या वो बाप जिसने अपने बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया, वो बाप ये उम्मीद रख सकता है कि उसका बच्चा भविष्य में उसकी सेवा करेगा? नहीं, घर में जैसा देखेंगे वैसा ही आगे चलेगा। यह बंडूरा का अवलोकनात्मक अधिगम है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा जो नैतिक व्यवहार देखता है वो अवलोकन से सीखता है। एक छोटा बच्चा 6-7 साल का बच्चा है ना, वो भी अपने पिता के व्यवहार का अवलोकन करता है और वो देखता है कि मेरे पिता चोरी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चा भी चोरी सीख जाएगा। और वो देखता है कि मेरे पिता सत्य बोलते हैं तो बच्चा भी सत्य बोलना सीख जाएगा। मान लो एक बच्चा ये देख रहा है कि दूसरे बच्चे ने किसी व्यक्ति का पर्स गिरा हुआ था, उसको पर्स पकड़ा और उस बच्चे को उस आदमी ने जिसका पर्स मिला उसने इनाम दिया। बच्चे ने यह देखकर सीख लिया कि देखो ईमानदारी पे इनाम मिलता है, बच्चा ईमानदारी को सीख जाएगा। बजाय इसके हर चीज में पुरस्कार और दंड से बच्चा खुद व्यवहार करे और उसको पुरस्कार और दंड मिले, इससे नैतिकता का विकास हर जगह संभव नहीं है। बजाय अवलोकन ज्यादा प्रभावी होता है। अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी स्किनर की थ्योरी की तुलना में भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो यहां पर बच्चे देखो, बंडूरा व्यवहारवादी नहीं है, लेकिन नैतिक विकास में हमने व्यवहारात्मक विमा की बात करी। अधिगम के अंदर हम बंडूरा को आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन यहां जब नैतिक विकास की बात करते हैं तो स्किनर और बंडूरा के सिद्धांत नैतिक विकास के लिए व्यवहारात्मक तत्व की बात करते हैं। स्किनर व्यवहार के ऊपर मिलने वाले पुनर्बलन की बात करते हैं, जबकि बंडूरा व्यवहार का अवलोकन करना, उसका प्रेक्षण करना और फिर उसका अनुकरण करना, उसकी चर्चा विशेष रूप से बंडूरा महोदय करते हैं। तो ये दो प्रकार की चीजें हो गई। लेकिन तीसरी जो चीज आती है नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए, वो आता है संज्ञानात्मक तत्व। नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए तीसरी जो बात आती है, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, नैतिक विकास की व्याख्या करने के लिए तीसरी जो चीज आती है वो आती है संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व मतलब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे उसमें मानसिक विकास होता है, उसमें समाज के लोगों के साथ में जब व्यवहार होता है तो उसे ये पता चलता है कि मेरे सोशल स्टैंडर्ड क्या है, मेरे सामाजिक मापदंड क्या है। उसे ये पता चलता है कि समाज की नजर में सही और गलत क्या है, समाज की नजर में नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। ये बातें भी एक बच्चे को पता चलती है। समाज के नजर में नैतिक और अनैतिक की उसे समझ होती है। यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि उस बच्चे को सामाजिक अवबोध यानी कि सामाजिक समझ आती है कि समाज क्या चाहता है, समाज की क्या अपेक्षाएं है और समाज की नजर में सही और गलत क्या है। जो चीजें समाज की नजर में सही है, जो उसके खुद के अनुभव है समाज के साथ में, जिसके द्वारा उसे पता चलता है कि समाज किन चीजों को सही मानता है, तो इन सभी चीजों के द्वारा ही एक बच्चा धीरे धीरे अपने नैतिक मन को तैयार करेगा, उसमें नैतिकता का विकास होगा। और जब नैतिकता का विकास होगा और फिर वो किसी समस्या से घिरेगा तो कोई भी समस्या आने पर वह सामाजिक अवबोध के आधार पे, या फिर मैं ये कहूं कि सामाजिक मापदंडों के आधार पे वो नैतिकतापूर्ण निर्णय करेगा। सामाजिक मापदंडों और समाज की जो समझ है उस समझ के आधार पे वो नैतिकता संगत व्यवहार करेगा। अवबोध के आधार पर, सामाजिक अवबोध के आधार पर सही या गलत, उचित अनुचित का निर्णय करेगा और समस्या का वैसा ही समाधान करेगा। आपको जानकारी हो,
संज्ञानात्मक विमा का मतलब है कि एक बच्चे का जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसको पता चलता है कि समाज के अंदर किस तरीके से लोग चाहते हैं। जैसे हम जिस समाज में रहते, उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं, हम जिस समाज में रहते वो समाज चोरी को गलत मानता है, तो हमारे अंदर एक धारणा है चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप राजस्थान के कंजर जनजाति के क्षेत्र में जाते हो, तो कंजर जनजाति में चोरी करना पाप है ही नहीं। उनके घरों में दरवाजे नहीं, पीछे भागने के लिए खिड़कियां होती है। तो उस समाज के अंदर चोरी, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा नाम, तो चोरी करना उनके सामाजिक मापदंडों के हिसाब से तो गलत है ही नहीं, हमारे सामाजिक मापदंडों के हिसाब से क्या है, गलत है। जैसे कोई डाकू और लुटेरे की फैमिली में पैदा हो, उसके लिए डाका डालना, लूटपाट करना गलत थोड़ी, क्योंकि उसके परिवार में उसने सीखा यही है। लेकिन आम समाज में रहने वाले लोगों के लिए जैसे जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हम संज्ञानात्मक रूप से हमारे अंदर परिपक्वता आती है, जैसे जैसे हम समाज के मापदंडों को सीखते हैं, जैसे जैसे आपको जानकारी हो समाज की नजर में नैतिक क्या अनैतिक क्या ये समझ आती है, सामाजिक अवबोध के आधार पे, अनुभवों के आधार पे हम नैतिकता का निर्णय करते हैं। यानी कुल मिलाकर संज्ञानात्मक तत्व का मतलब क्या है कि हम बौद्धिक दृष्टिकोण से उचित अनुचित को सीखते हैं। बौद्धिक रूप से जब हम उचित अनुचित का निर्णय लेने की समझ स्थापित करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता बौद्धिक आधार पर, बुद्धि के आधार पर जब हमारे अंदर आती है, तो हम यहां पर संज्ञानात्मक तत्व की बात विशेष रूप से करते हैं। और संज्ञानात्मक तत्व की बात करूंगा तो यहां पर विशेष रूप से 3 थियरीज की चर्चा आएगी। महोदय कोहलबर्ग का सिद्धांत आता है, महोदय जीन पियाजे का सिद्धांत आता है, और एक महिला मनोवैज्ञानिक है गिल्लिगन, उसका सिद्धांत भी नैतिक विकास के अंदर यहां पर आता है। लेकिन ये तीनों सिद्धांतों की चर्चा मैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करूंगा। उम्मीद है आपको कोहलबर्ग, पियाजे और गिल्लिगन की थ्योरी से पहले नैतिक विकास की एक आधारभूत पृष्ठभूमि जरूर समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो इसको याद कर लीजिए, दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।